दिलचस्प वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। रज्जो और शाह, एपिसोड नंबर 34। शोमेश जब सुबह उठा तो उसको बुखार था। उसकी सबसे पहली नज़र पड़ी थी, वो सोफे पर सोई हुई थी। शोमेश ने फजर की नमाज अदा की और दुआ में बस ईरज फातिमा ही थी जो वो मांग सकता था। शोमेश को आज ऑफिस जाना था, उसे बहुत से काम थे और उसे ऐना से भी मिलना था और उसे खबरदार करना था कि उसकी बीवी से दूर रहे। शोमेश ईरज के लिए एक नोट लिख कर गया था कि वो आज ना जाए। वो चाहता था कि जितना जल्दी हो सके वो ईरज को उस सब से बाहर निकाले। ऐना तकरीबन शाम के वक्त आई थी। शोमेश उस वक्त अपने ऑफिस में काम कर रहा था। बहुत तकलीफ हुई। ऐना ने आते साथ ईरज के नाम पर तंज किया था। देखो, तुम ईरज से दूर रहो। मैं जायदाद में से हिस्सा तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम उससे दूर रहो। ठीक है, मुझे इससे कोई लेना देना भी नहीं। मेरा मसला तुम्हारे साथ है जो तुम हल कर दोगे। शोमेश बमुश्किल खुद पर जब्त करते हुए बैठा रहा। ऐना अब मजीद वहां रुकना नहीं चाहती थी और शोमेश उसका चेहरा मजीद देखना नहीं चाहता था। शोमेश जब घर गया तो ईरज परेशान थी। अब भी उसे यही महसूस हुआ कि वो अपने वालिदैन से बहुत उदास है और वो इतना जालिम नहीं था कि बात ना करवाता। इसलिए शोमेश ने खुद ही बात करवा दी थी। शोमेश को लंदन जाना था, वहां मीटिंग थी, लेकिन उससे आगे पाकिस्तान भी जाना था। वो इस दफ़ा अपनी डायरी अपने साथ लाया था। हुसैन शहजाद को पुप्पो पसंद आ गई थी, लेकिन आगे क्या करना था ये इन दोनों ने प्लान करना था। सज्जाद के सामने वो दोनों फॉर्मल अंदाज में मिले थे और ये उनकी बाकायदा पहली मुलाकात थी। शोमेश को बजाते खुद भी वो पसंद आए थे। शोमेश एक रात उन्हीं के घर रुका था और वहाँ इन दोनों ने मिलकर प्लान को तरतीब दी थी कि आगे क्या करना है। शोमेश गाँव भी इसी सिलसिले में गया था और कागजात भी उसी ने बदले थे। वो जानता था कि बाबा जान सज्जाद पर यकीन करके कागजात पर दस्तखत कर देंगे और शायद ये उनकी किस्मत थी कि ऐसे ही हुआ था। अल्लाह उनका मददगार था और जब अल्लाह हक के साथ हो तो बातिल को मटाने में कोई रुकावट नहीं आ सकती। शोमेश जाते हुए अपनी डायरी पाकिस्तान ही भूल गया था। बादलों के गरजने की आवाज़ के साथ उसकी सिसकियों की आवाज़ें कहीं दब रही थीं। रात के गहरे साए बाहर फैले हुए थे और बारिश जोरों शोर से जारी थी। कभी बिजली गरजती तो कभी खुली खिड़की से पानी की बूंदें हवा के साथ अंदर आते उसे भिगा रही थीं। लेकिन वो इधर ज़मीन पर बैठी पहले ही आंसुओं के सैलाब में भीग चुकी थी। इतने दुख, इतने गम वो अपने अंदर समाये हुए था। एक बार शाह, एक बार ईरज से बात तो करते। ईरज उसकी डायरी को गले से लगाए ज़ारों की तार रोने में मसरूफ़ थी। बाहर तूफ़ान अभी भी चल रहा था। ईरज फातिमा के अंदर का तूफ़ान शायद कभी नहीं थम सकता था। वो है ना, खुदा इसको गर्क कर दे, इसे ना इस दुनिया ना उस दुनिया कहीं भी सुकून ना मिले। ईरज अब तक रो रही थी। काश मैं आपकी आंखों में छाए दर्द को समझ पाती शाह। काश ईरज समझ जाती कि शोमेश गिलानी उस पर मर मिटा है। ईरज इन चंद दिनों में दुबली पतली हो चुकी थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के उसकी अधूरी मोहब्बत की गवाही थे। मैं सोचती थी शाह, वो चूड़ियाँ टूटी ही इसीलिए थी कि मैं आपकी कभी नहीं हो सकती। लेकिन शाह, आज समझ गई, उन्हें तो टूटना ही था। ना टूटती तो ईरज पहन लेती और शोमेश की ईरज किसी और की दी हुई चूड़ियां कैसे पहन सकती थी। ईरज जमीन से उठकर दरवाजे तक आई। उसका दम घुट रहा था। वो पानी पीने की गर्ज से उठी थी। ईरज को ये दीवारें तकलीफ पहुंचा रही थीं। कुछ भी तो नहीं था इसका यहाँ, कुछ भी नहीं था। उसका घर तो वो था जो एडनिब्रा में था। गुलाम तो वो थी, शोमेश की यादों में कैद एक गुलाम थी। ईरज जब किचन में आई तो वहां उसे आलिया खड़ी मिली। वो कुछ कर रही थी। ईरज ने मामूली सी नज़र उस पर डाली और फ्रिज की जानिब आई।
تمہارے کتنے رنگ ہیں لڑکی؟ عالیہ نے اسے مخاطب کیا تھا۔ ایرج تو حیران ہی رہ گئی تھی کہ اس نے ایرج کو مخاطب کس انداز میں کیا۔ ایرج کی حالت کسی بیمار سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ حویلی کی نوکرانی ہو کر 2 بھائیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ ایرج کو لگا وہ مزید اس کی بات برداشت نہیں کر پائے گی۔ ایک کو کھا گئی اور دوسرا اب تمہارے پیچھے ہے۔ بس کرو، اس سے پہلے کہ میں تمہارے شوہر کا قتل کرنے کی بجائے تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہو جائے۔ ایرج خود پر ضبط رکھنا چاہتی تھی لیکن وہ نہ رکھ پائی۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نوکرانی ہو کر مجھ سے زبان لڑاتی ہو؟ عالیہ اسے تھپڑ مارنے ہی لگی تھی کہ ایرج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کچن میں شور سن کر 1-2 نوکرانیاں آئی تھیں، ان میں بینا بھی تھی۔ اپنے اس گھٹیا شوہر کو سمجھا دینا، ایرج فاطمہ کمزور نہیں ہے، شومیز گیلانی کی بیوی ہے، اور اگر اس کا ہاتھ ہوا نا میرے شوہر کے قتل میں تو اس حویلی کو آگ لگا دوں گی اور جلنے والے تم سب ہوگے۔ ایرج کی آنکھوں سے وحشت جھلک رہی تھی۔ رجو، تم بی بی جی سے؟ بینا کچھ بولتی اس سے پہلے ہی ایرج بول پڑی۔ تم اپنی بکواس بند رکھنا، تم اس ڈرپوک رجو غلام رجو سے بات نہیں کر رہی، تم ایرج فاطمہ سے بات کر رہی ہو جو کھڑے کھڑے اس حویلی کو خرید سکتی ہے، سنا تم نے؟ ایرج پانی پیے بغیر ہی شاہینہ کے کمرے میں گئی تھی، وہ ادھر ہی تھی۔ ایرج میری بچی کیا ہوا ہے؟ شاہینہ اس کی حالت دیکھ کر پریشان حال بیڈ سے اٹھی تھی۔ آپ نے قرآن شریف پڑھا ہے نا؟ ایرج کے سوال پر وہ حیران ہوئی۔ ہوا کیا ہے؟ شاہینہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ آپ نے قرآن پڑھا ہے نا؟ ایرج نے سوال دہرایا تو شاہینہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر مجھے اسلام کی روح سے بتائیں میں کون ہوں؟ شمیز گیلانی کی بیوی یا سجاد گیلانی کی غلام؟ ایرج کے سوال پر وہ حیران پریشان ہو گئیں اور خاموش کھڑی رہیں۔ بتائیں نا۔ ایرج اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ شاہینہ نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود بھی ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے میری حقیقت بتائیں میں کون ہوں؟ ایرج نے اب التجائی انداز میں پوچھا۔ تم غلام نہیں ہو میری بچی، تم نہیں ہو۔ آپ مجھے اسلام کے مطابق بتائیں میں کون ہوں؟ ایرج نے شمیز کی ڈائری میں وہ آیات پڑھی تھی۔ لونڈی، غلام اسلام کے دور اول میں یا تو وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے دبا رکھا تھا اور ان کی باقاعدہ تجارت ہوئی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ اس غلامی کی بس اتنی سی قانونی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا میں کسی چیز کے مالک نہ تھے، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا، اپنا بکنا بکانا دیکھا، نہ کوئی گھر، نہ وطن، نہ ان کی سوچ، نہ رائے، نہ ارادہ و اختیار، اس غلامی کو اسلام نے مختلف صورتوں سے کفارات و صدقات کی شکل میں ختم کیا اور کسی آزاد کو غلام بنانا گناہ کبیرہ قرار دیا۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ غلام اسلام کے اول دور میں تھے، بعد میں ختم ہو گئے تھے، لیکن لونڈیاں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی تھیں۔ ایرج جہاں تک جانتی تھی اس نے سوال کیا۔ میری بچی، وہ لونڈیاں وہ نہیں تھیں، وہ کسی آزاد انسان کو خریدا نہیں جاتا تھا، وہ تو مال غنیمت کے طور پر جو عورتیں آتی تھیں ان کو غلام بنایا جاتا تھا۔ ایرج حیران ہوئی، مال غنیمت کے بارے میں اس نے 9ویں جماعت میں پڑھا تھا۔ آج کے دور میں ہم قرآن و سنت کو پڑھے اور دیکھے بغیر خود سے فتوے لگانے میں مشغول ہیں اور اسی بات کو درست سمجھتے ہیں جو ہمیں اچھی لگتی ہے۔ کنیز یا لونڈی کے بارے میں ہم میں سے اکثریت غلط فہمی کا شکار ہے جسے ہر کسی کو دور کر لینا چاہیے۔ کیسی غلط فہمی؟ اس نے استانی جی کو دیکھا۔ کنیز یا لونڈی اس عورت کو کہتے ہیں جو جنگ کے بعد قیدی کے طور پر پکڑی جائے، وہ اب مال غنیمت کے طور پر اس فاتح لشکر کی ملکیت ہے۔ اس طرح کنیز اور غلام بھی مال غنیمت کی تقسیم کے لحاظ سے بانٹ لیے جائیں۔ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ کسی مرد اور عورت، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم، کو زبردستی اغوا کر کے غلام یا کنیز بنانا گناہ اور ظلم ہے۔ لیکن میں تو کسی جنگ میں قیدی نہیں بنی، ایرج نے خود پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہی ہوں، تم ایک آزاد لڑکی ہو، بلکہ آج کل تو لونڈیاں آ ہی نہیں سکتی، نہ اس طرح جہاد ہوتے ہیں، نہ ہی کوئی عورتیں قید ہوتی ہیں۔ تم آزاد پیدا ہونے والی روح ہو، تمہیں آزاد رہنا ہے۔
آج کے دور میں چونکہ غلام اور کنیز کا تصور ختم ہو چکا ہے تو ہمارے پاس صرف نکاح ہی جائز اور واحد راستہ ہے۔ تو آپ میرے شاہ کو بتائیں نا کہ ایرج ان کی بیوی ہے، اپنی بیوی کے لیے وہ واپس کیوں نہیں آ جاتے؟ ایرج نے اب روتے روتے ان کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ آپ جانتی شمیس شاہ کا قتل اور کسی نے نہیں، سجاد شاہ نے کروایا۔ شاہینہ کو تو ایک دم جھٹکا لگا۔ ایرج، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سجاد اتنا نہیں گر سکتا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں استانی جی، وہی اس اینا کے ساتھ ملا ہوا تھا، لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں، میں برباد کر دوں گی، سب کو برباد کر دوں گی۔ اگر سجاد گیلانی نے میرے شوہر کے ساتھ کچھ کیا تھا تو وہ زندہ نہیں رہے گا۔ ایرج اب اٹھ چکی تھی، وہ جان گئی تھی کہ وہ کسی کی غلام نہیں ہے، کسی کی بھی، وہ صرف شمیز کی تھی۔ ایرج ساری رات نہ سو سکی۔ شمیز، کاش اپنے امام مسجد سے بات کر لیتے، آپ کو بتا دیتے کہ میں آپ کی بیوی ہی ہوں۔ ساری رات وہ یہ سوچ سوچ کر روتی رہی تھی۔ وہ اس کی بیوی ہونے کے باوجود وہ سمجھتا تھا کہ اس نے غلط کیا ہے۔ ایرج رات کی جاگی صبح سورج کو بادلوں میں چھپا دیکھ کر کھڑکی تک آئی تھی۔ کمزور نہیں ہوں میں، بتا دوں گی دنیا کو، ایرج نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بھی باہر ہی دیکھ رہی تھی جب اس کا دروازہ ناک ہوا۔ ایرج نے مڑ کر دیکھا تو رباب کھڑی تھی۔ حالت تو اس کی بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی، لیکن ایرج کی طرح کمزور نہیں تھی۔ آ جائیں، ایرج نے اسے اندر بلایا۔ رباب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور اس کمرے کی دیواروں کو دیکھنے لگی جو شمیز گیلانی کی موجودگی کی گواہ تھیں۔ کیسی ہو؟ رباب اب اس کے پاس آ چکی تھی۔ رباب اس کی حالت دیکھ کر افسوس سے ٹھنڈا سانس بھر کر رہ گئی۔ ان کے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں؟ ایرج نے سوال کر کے خود کو باہر دیکھنے میں مصروف کر لیا، جہاں بہت سارے پرندے آسمان پر اپنا غول بنائے اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے تھے۔ بہت محبت تھی اس سے؟ رباب کے سوال پر ایرج نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا وہ شخص محبت کے بغیر اور کسی جذبے کے قابل تھا؟ رباب کی آنکھ سے بھی آنسو بہہ گیا تھا۔ بہت دیر دونوں میں خاموشی حائل رہی، پھر اسی خاموشی کو ایرج کی آواز نے توڑا۔ آپ نے ان کا بہت ساتھ دیا ہے۔ ایرج کے الفاظ شاید اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ نہیں رجو، اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جانتی ہو تم سچ کہہ رہی ہو، وہ کسی اور جذبے کے قابل نہیں تھا۔ شمیز گیلانی سے صرف محبت کی جا سکتی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں میں بھی کرنے لگ گئی تھی، لیکن میں اس محبت میں خود غرض بن کر بہت سی دلکش کی قاتل نہیں بن سکتی تھی۔ ایرج نے اس کی آنکھوں سے گرتا آنسو دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے عشق کا جذبہ دیکھا تھا۔ رباب کی بات پر اسے یقین نہ آیا۔ وہ دوسری لڑکی ہو کر سمجھ گئی، لیکن وہ کیوں نہ سمجھ پائی؟ مجھے آگے بھی آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، ایرج نے اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی، لیکن تم اپنا خیال رکھو، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ ایرج مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ رنگ نہیں تھے جو شمیز گیلانی کے ہوتے ہوئے تھے۔ ابھی تو طاقتور ہوئی ہوں۔ اچھا ہے، دشمن کمزور سمجھتا رہے تاکہ اس کی جڑیں کاٹی جا سکیں۔ تایا جان کی حالت تو مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، کمرے میں بند ہے۔ رباب نے اسے شناور شاہ کے بارے میں بتایا۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ ایرج نے سوال کیا۔ وہ تو اپنے غم میں اتنی ڈوب چکی تھی کہ اسے کسی کا علم نہیں تھا۔ پتہ نہیں، بابا اور سجاد ان کے کمرے میں نہیں جانے دیتے ہیں۔ کہتے ان کو شمیز کی موت کا گہرا اثر ہوا اور کچھ دماغی طور پر بیمار ہو گئے ہیں۔ مطلب؟ ایرج نے نا سمجھی سے دیکھا۔ پتہ نہیں یار، بس ان کو کھانا وہاں دے دیا جاتا ہے۔ اور سارے کام کون سنبھال رہا ہے؟ ایرج نے چونک کر پوچھا۔ سجاد اور بابا، ایرج کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ سب سجاد نے ہی کیا ہے، صرف اس حویلی کے لالچ میں۔ تم مجھے بڑے شاہ کے پاس لے جاؤ گی؟ لیکن تم تو عدت میں ہو، رباب نے ایرج سے کہا۔ وہ میرے شوہر کے باپ ہیں، وہ محرم ہیں میرے۔ اوہ ہاں، رباب نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن یار سجاد وہاں کسی کو جانے نہیں دے رہا، وہ کہتا تایا جان خون خوار ہو گئے ہیں۔
अच्छा? ईरज खामोश हो गई। रात देर तक बारिश ने सुबह का माहौल बहुत खुशगवार किया हुआ था। रुबाब तो वहां से चली गई थी, अलबत्ता ईरज जरूर परेशान थी। आखिर कैसे तबीयत खराब हो गई? बड़े शाह की। सज्जाद गिलानी और अली गिलानी के ज़हन में कुछ तो था। ईरज ये सब खामोशी से नहीं देख सकती थी। उसे हवेली में कोई एतबार वाला बंदा चाहिए था जो हर वक्त की खबर उसे ला कर देता। लेकिन ऐसा कौन था? बीना। उससे बढ़कर कौन हो सकता है? ईरज सोचते हुए सर पर दुपट्टा करके बाहर निकली। उसने अपना चेहरा अच्छी तरह छुपाया हुआ था। उसने सोचा था अगर वो इद्दत कर ही रही थी तो इद्दत को पूरे एहतराम से सर अंजाम देगी। ऐसे नहीं करना कि बस बाहर जाने से रोकना खुद को, बल्कि घर में मौजूद नाम महरमों से भी पर्दा करना। ईरज सबसे पहले बीना के कमरे में गई थी। वो वहाँ मौजूद नहीं थी। यकीनन वो हवेली के पिछले सहन में थी। ईरज हवेली के पिछले सहन में आ गई थी। वहाँ पर बहुत 3 लड़कियाँ और थीं जो बीना की ज़ेरे निगरानी कपड़े धो रही थीं। बीना, मेरी बात सुनो। ईरज ने बीना को मुखातिब किया, जिसने नागवारी से उसे देखा। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी बात। ठीक है, लेकिन अगर कभी लगे कि आज़ादी की जंग में तुम भी शामिल होना चाहती हो तो ज़रूर मेरे कमरे तक आना। ईरज ये कहकर चल दी थी, जबकि बीना उसकी बात को सोचती रह गई। भाईजान की सारी जायदाद तो हम अपने नाम कर ही लेंगे। अब शहीना की जायदाद की बारी है। अली गिलानी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वो दोनों डेरे में मौजूद थे। शोमेज को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आने के बाद अपनी जान से हाथ धोने पड़े। सज्जाद कदरे अफसोस से कह रहा था, जो होना था हो गया। अब आगे यही है कि शाहीना की जायदाद भी उसे बहलाकर ले ली जाए। जी, उस लड़की का क्या बना? वो मेरी गुलाम है और मेरी गुलाम ही रहेगी। सज्जाद ने अपने बाप को देखते हुए कहा। सज्जाद, बेवकूफ़ी मत करो। तुम अच्छे से जानते हो वो शोमेज की जायदाद की मालिक है। कानूनी तौर पर तो वो वैसे ही तुम्हारी गुलाम नहीं है, और पहले वो पैसे के लिहाज से कमज़ोर थी, अब नहीं। तुम उसे दूसरी तरह भी कैद नहीं रख सकते। तो मैं उससे निकाह करूँगा। क्या बकवास है? तुम उस बदसात से निकाह करोगे? अली गिलानी की आवाज़ ऊंची हो गई थी। वो दोनों बाप बेटा डेरे के कमरे में मौजूद थे। जी, मैं करूँगा उससे निकाह। वो लड़की मेरा जुनून है। सज्जाद गिलानी अपने बाप के आगे से ऊंची आवाज़ में बोल रहा था। मैं तुम्हें ये कभी नहीं करने दूंगा, सुना तुमने? और मैं ये करके दिखाऊंगा। सज्जाद ने उसके बाद अपने बाप की एक नहीं सुनी थी और वहां से चला गया। ये लड़का अंधा हो चुका, लेकिन मैं इसे ये हरगिज नहीं करने दूंगा। शाम के साये जब गहरे हो चुके थे तो ईरज ने कमरे की बत्ती बुझा दी। वो नहीं जानती थी कि बीना आएगी या नहीं, लेकिन वो आ गई थी। उसने एक साया देखा था। आओ, अंदर आओ। ईरज ने उसे अंदर आने को कहा। तुमने मुझे क्यों बुलाया था? ईरज उठी। उसने सबसे पहले लैंप ऑन किया। कमरे में रोशनी फैल गई। दरवाज़ा बंद करो। नहीं, तुमने जो कहना है ऐसे कहो। बीना डर रही थी। ईरज उसके हाथों की कपकपाहट को महसूस कर रही थी। ठीक है। ईरज खुद ही उठी और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये तुमने क्या किया? दरवाज़ा बंद किया, नज़र नहीं आ रहा? क्या कहना, जल्दी कहो। ईरज उसके डर को महसूस कर रही थी। फिक्र ना करो, यहाँ कोई और बीना नहीं जो यहाँ की बातें वहाँ करेगी। ईरज ने बात उसे लगा कर की थी जो वो समझ चुकी थी। क्या चाहती हो मुझसे? जंग में एक साथी। ईरज अब दोबारा बेड पर बैठ चुकी थी। कैसी जंग? तुम करना क्या चाहती हो? मैं सिर्फ एक जंग करना चाहती हूँ, आज़ादी की जंग। पर मैं जानती हूँ अगर तुम यहाँ आई हो तो तुम भी यही चाहती हो। ईरज ने कंधे उचकाए। तुम शाहों से बगावत करोगी? बीना वीरज को अफसोस से देख रही थी। कैसी बगावत? अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बगावत है? तो हाँ, मैं करना चाहती हूँ बगावत। मैं बनना चाहती हूँ बागी, लेकिन मैं बातिल के सामने सर नहीं झुका सकती। ईरज ने उसे अफसोस से देखा। तुम नमक हरामी करोगी? शाहों ने तुम्हें पाला,
तुम्हारा सारा खर्चा उठाया और तुम बदले में ये करोगी? उन्होंने मेरे बाप से काम भी लिया था, उन्होंने मुझे आज़ाद पर जुल्म भी किया था, मुझे गुलाम समझा, जबकि उस खुदा ने मुझे आज़ाद पैदा किया। ईरज अब दुख को छुपाते हुए बोल रही थी। तुम्हारे बाप ने खुद तुम्हें बेचा, जैसे मेरे बाप ने। बीना की आवाज में भी अब दुख की मिलावट नजर आती थी। बीना, बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों गुनाहगार हैं और हर एक को उसके हिस्से की सजा जरूर मिलेगी। मेरे अब्बा ने अगर मुझे बेचा था तो मेरा निकाह भी कर दिया, अब उन पर सिर्फ शाहों का कर्ज है। क्या तुम एक आज़ादी वाली जिंदगी नहीं जीना चाहती? क्या तुम आज़ाद नहीं होना चाहती? ईरज अब उससे सवाल कर रही थी, जो चुपचाप खड़ी थी। मैं जानती हूँ इस हवेली में सब गुलाम नहीं हैं, कुछ हैं, लेकिन इनको गुलाम बनाकर रखा हुआ हकीकत में कोई भी गुलाम नहीं है। ईरज उसे समझाने के लिए उठ खड़ी हुई थी। वो अब उसका हाथ थामे उसे समझा रही थी। उसने देखा था बीना के हाथ ठंडे पड़ चुके थे। नहीं ईरज, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कैसे लड़ सकती हूँ? तुम जानती नहीं ये सब कितने ताकतवर हैं। इनको पैसे की खुमारी ने ताकतवर बनाया बीना, और लड़ने के लिए ताकतवर होना जरूरी नहीं, लड़ने के लिए अक्ल होना जरूरी है। नहीं, मैं नहीं तुम्हारा साथ दे सकती। उसने ईरज से हाथ छुड़ा लिए थे। ठीक है, मैं अकेली ही बहुत हूँ इस जंग को जीतने के लिए। मैं सबको इनके हकूक दिलाना चाहती हूँ, और हाँ, चाहो तो सज्जाद को बता सकती हो, लेकिन याद रखना वो मुझे कुछ नहीं कर सकेगा। अलबत्ता तुम्हारा मुंह सबसे पहले बंद करेगा, और कैसे ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। बीना ने उसकी बातें सुनी और वहां से भाग गई थी। मैं इस जंग में फतह हासिल करूंगी, ये मेरी जंग है, मुझे लड़नी है, ईरज ने खुद से अज़म करते हुए कहा। ईरज अगले दिन जब उठी तो नमाज अदा करके बाहर लॉन में आ गई थी। मौसम काफी बदल चुका था, पहले जैसी गर्मी नहीं रही थी। ईरज ने सर पर दुपट्टा किया हुआ था। जब वो नीचे आई थी तो उसने देखा था कि शनावर शाह के कमरे को लॉक किया गया था। लॉन में ही शाहीना आ गई थी। बड़े शाह के कमरे को बंद क्यों किया गया है? ईरज ने जांचती नजरों से शाहीना को देखा। भाई साहब ने शुमेस की मौत का असर बहुत ज्यादा ले लिया है, जिसकी वजह से वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके हैं। अच्छा, क्या आप उनसे मिली? ईरज सीने पर हाथ बांधे शाहीना के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती टहल रही थी। नहीं, सज्जाद ने बताया। आपको नहीं लगता उनका इलाज करवाना चाहिए, ना कि कमरे में यूं बंद करना चाहिए? शनावर शाह की इतनी जायदाद तो है कि दुनिया का बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर उनका इलाज करे। उनका बेटा इतना कुछ छोड़ के गया है। ईरज ने शाहीना से पूछना चाहा कि आखिर क्यों नहीं उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाया जा रहा। शाहीना शायद उसके सवालों से भागना चाहती थी। हकीकत जानती हैं आप भी, आप क्यों हकीकत से मुंह मोड़ रही हैं? ईरज ने सवाल किया तो उसने शाहीना का चेहरा बगौर देखा जहां शर्मिंदगी थी। क्या ये उस शख्स के बाप नहीं जिसने आप पर इतने एहसान किए? शाहीना के सवाल से वाकई ही शर्मिंदा कर रहे थे। आपको याद हो या ना हो, मुझे अच्छे से याद है, मैं अपने शौहर के वालिद को इस हालात में नहीं छोड़ सकती। ईरज कहते साथ वहां से चली गई थी। दोपहर के वक्त ईरज ने अपना फ़ोन उठाया और मोहम्मद को फ़ोन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, मैं ईरज बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम सॉरी ईरज। मोहम्मद बोलते बोलते रुका। एक तकलीफ थी जो ईरज ने उसे लम्हे भर महसूस की थी। भाभी भी को मुझे अच्छा लगेगा। जी मोहम्मद, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए शोमेस की कंपनी की, और वो किस तरह से सब लेकर चल रहा था। मैं जो भी मीटिंग होगी तुम्हारे ज़रिए ही करूँगी। ईरज ने मोहम्मद को कुछ मालूमात फराहम करने को कहा। एडनिब्रा में सब ठीक है? जी भाभी, सब ठीक है। इस निम्रा को आज की आज जॉब से निकालो, किसी गद्दार की इस कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है। ईरज ने दो टोक लहजे में कहा। जी ठीक है। ईरज ने फ़ोन रख दिया था। उसने बड़े शाह के कमरे में भी किसी न किसी तरह जाना था, लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। रात के साए गहरे हो चुके थे। इस गांव पर काली अंधेरी रात छा चुकी थी। ईरज आधी रात के इस पहर में सोचों में गुम बैठी थी।
اس کی سوچوں کا مرکز اس کے شاہ کے علاوہ اور ہو بھی کون سکتا تھا۔ کبھی مسکرا دیتی تھی اور کبھی رو دیتی تھی، لیکن اسی کے خیالوں میں بیٹھی تھی۔ رات کے اس پہر اس کا فون بج رہا تھا۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ وہ حیران ہوئی کہ آخر اس وقت کون فون کر رہا ہے۔ ایرج نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم، سلام کیا گیا تھا۔ دوسری جانب سے لمبی خاموشی تھی۔ السلام علیکم، اس نے پھر سے سلام کیا، لیکن دوسری جانب خاموشی تھی۔ اب فون کاٹ دیا گیا تھا۔ ایرج حیرانی کے عالم میں اس نمبر کو دیکھتے جا رہی تھی۔ آخر کون تھا جس نے اس وقت فون کیا تھا؟ اس نے موبائل پر وقت دیکھا تو رات کے 12 بج رہے تھے۔ کمرے کی کھڑکی سے تیز ہوا کے جھونکے اندر آنے میں مشغول تھے۔ ایرج کھڑکی بند کرنے کی غرض سے اٹھی تھی، لیکن اس نے کسی انسان کو اوپر کی جانب آتے دیکھا تھا، جو ایک پائپ کے ساتھ لگ کر اوپر آ رہا تھا۔ حویلی میں اس وقت چور؟ ایرج کھڑکی کھلی چھوڑے دوسری جانب شور کرنے کے لیے بھاگی تھی۔ ابھی اس نے دروازہ کھلا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کوئی اندر آ چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے قدم باہر رکھتی، کسی نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور اسے کمرے کے اندر کھینچا۔ ایرج کے چہرے پر کسی نے ہاتھ رکھ لیا تھا۔ رات کے اندھیرے میں کون تھا جو اس کے کمرے میں اس طرح گھس آیا تھا؟ آنکھوں میں خوف لیے وہ اسے دیکھنا چاہ رہی تھی، جو اس کا منہ بند کیے کھڑا تھا۔ چپ! شناسا آواز۔ ایرج کو لگا اس کی دھڑکن رک جائے گی۔ اس کا اگلا سانس لینا اس پر بھاری ہو چکا تھا۔ آنسو بے اختیار آنکھوں سے بہہ کر اس شخص کے ہاتھوں پر جذب ہو گیا تھا۔ جسم میں ایک بے یقینی کسی کیفیت کا ڈر دوڑ رہا تھا۔ وہ شخص اب اس سے دور ہٹ کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ اس کو محسوس کر رہی تھی جو اب کھڑکیوں کے پردے ٹھیک کر رہا تھا۔ سب پردے ٹھیک کرنے کے بعد وہ کمرے کی بتی جلانے کے لیے گیا تھا۔ ایک دم سے کمرہ روشن تھا، اس کی زندگی کی طرح۔ وہ بے یقین سا ہو کر اسے دیکھ رہی تھی، جو اب اطمینان سے کھڑا تھا۔ اپنے کمرے میں چوروں کی طرح آنا پڑا ہے۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے سرگوشی کرتا بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ اسے ابھی تک دیکھے جا رہی تھی۔ یقین کرو میرا بھوت نہیں آیا، میں ہی آیا ہوں، شومیز نے پھر سے سرگوشی کرتے ہوئے اسے کہا تھا، جو اسے تکے جا رہی تھی۔ ایرج کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے پھر سے ویسے رو دے، اسے بتائے کہ کتنی محبت تھی اسے بتائے کہ وہ بیوی ہے اس کی، وہ صرف اس کی بیوی ہے۔ جانتے ہو بیوی ہوں آپ کی۔ ایرج کی آواز اونچی تھی۔ شومیز نے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ شومیز اس کی حالت بخوبی دیکھ سکتا تھا، وہ کتنی کمزور ہو گئی تھی۔ بیوی ہوں آپ کی، کیوں نہیں پتہ کر سکے آپ؟ اس نے پھر سے اسی آواز میں سوال کیا تھا، جبکہ اب کی بار شومیز نے خود ہی آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ یار کیوں چاہتی ہو سجاد سچ میں میرا قتل کر دے؟ شومیز نے زیر لب مسکراہٹ دبائے کہا تھا۔ ایرج نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دیکھیں میری حالت کیا ہو گئی ہے، دیکھیں۔ چند لمحوں کی نفرت میری آنکھوں میں دیکھ لی، لیکن میری محبت کی گہرائی نہ دیکھ سکے، کیوں؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، اس کا حق بنتا تھا اس سے سوال کرے۔ ایرج میری بات سنو۔ نہیں سننی مجھے کوئی بھی بات۔ ایرج ایک دم رونے لگی تھی۔ شومیز نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ حقیقت کیا ہے، نہیں جانتا تھا غلام کسے کہتے ہیں۔ ایرج اس کی آنکھوں کی بے بسی کو دیکھ سکتی تھی، تو کسی سے پوچھا کیوں نہیں جاننے کی کوشش کی کہ کیا میں آپ کی بیوی ہوں یا نہیں؟ اب سب جان کر آیا ہوں، سب جانتا ہوں ایرج، فاطمہ میری بیوی ہے، کسی کی۔ شومیز بات مکمل بھی نہ کر پایا۔ کہاں تھے اتنے دن سے؟ جانتے ہو آپ کی موت کی خبر سن کر ایرج اور شومیز دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایرج اس سے سوال کر رہی تھی، جانتی ہو؟ ایک لمحہ اذیت کے ساتھ کاٹا، یہ سوچ کر کہ آپ جانتے ہیں یہ چند دن میں نے قیامت
गुजरती देखी खुद पर। वो दोनों एक दूसरे से अपना हाल दिल बयान कर रहे थे। आप थे कहाँ और ये झूठ? शोमेज जाने के लिए तैयार था जब ईरज उससे पूछ रही थी। शोमेज नहा कर निकला था। फजर की अजान होने में कुछ वक्त था। ईरज उसे तके जा रही थी। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। मैंने नहीं बोला झूठ, फूफा जी ने बोला था। मैंने तो उन्हें फ़ोन किया था ये बताने के लिए कि मुझे शायद 2 दिन लग जाएंगे आने में, लेकिन उन्होंने उसी वक्त सबको कह दिया कि मैं नहीं रहा। ईरज तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वो बेड से उतरकर उसके नज़दीक आई, जो अब साइड टेबल से अपनी घड़ी उठा रहा था। मतलब ये सब उन्होंने जानबूझकर किया? ईरज को अब समझ आ रहा था इस वक्त शनावर शाह का गुस्सा और भी वजूहात हैं। मुझ पर हमला हुआ था एडनिब्रा में और यकीनन सज्जाद ने करवाया था। वो सिर्फ सज्जाद को बताना चाहते थे कि वो कामयाब हो गया है। और वो लाश? कौन सी लाश? तुमने कोई लाश देखी? किसी ने कोई लाश देखी? सबको यही कहा गया कि मुझे एडनिब्रा में दफना दिया गया है। हाँ, ऐसा ही तो कहा गया था, लेकिन ईरज वो तो अपने हवासों में ही नहीं थी। मैं उस सज्जाद को नहीं छोड़ूंगी, ईरज ने इंतहाई गुस्से में कहा था। दोनों की बातें सरगोशियों में थीं। आप जानते हैं, इस सब का बहुत बुरा असर पड़ा बड़े शाह पर। ईरज ने अब शोमेज को शनावर शाह की हालत बताई। ईरज, मुझे फूफा जान ने बताया है, बस उनको यहाँ से निकाल कर ले जाना है और ये काम तुम करोगी। शोमेज ने अब उसके मुंह के गिर्द प्याले बनाते हुए कहा। अब आप जाएंगे कैसे? जैसे आया था। लेकिन कोई देख लेगा। ईरज ने फिर से हल्की सी सरगोशी की। कोई नहीं देखता मिस दिलचस्प। शोमेज मुस्कुराया। अजान ने सबको नींद की गोलियां दे दी थीं। ईरज की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन फुप्पो जी ने मुझे क्यों नहीं बताया? देखे मेरी हालत क्या हो गई है। देख रहा हूं। अगर एक दिन और ना आता तो शायद इंसानी आंख से नजर ही ना आती। क्या मतलब? ईरज ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए कहा। कोई मतलब नहीं, सो जाओ। और अगर तुम ये हालत ना करती तो किसी को यकीन भी नहीं आना था। शोमेज मुस्कुराया और फिर से उसका नाक खींचा। बहुत बुरी लगती मुझे ये आदत, पर मुझे ये तीखा नाक बहुत पसंद है। शोमेज फिर से मुस्कुराया था। ईरज बेड पर बैठ गई थी। ईरज की सुबह देर से आंख खुली थी। एक लम्हे के लिए उसे लगा वो सब ख्वाब था, लेकिन उस कमरे में उसकी महक वो महसूस कर सकती थी। उसको शोमेज के रात वाले जुमले याद आए। सज्जाद शाह, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तुम बस देखते जाओ। ईरज पहले इद्दत की वजह से खामोश थी, लेकिन अब उसे ऐसा कोई मसला ही नहीं था। अब वो आराम से अपना हर काम सर अंजाम दे सकती थी। आज सबसे पहले उसे बड़े शाह के कमरे में जाना था। ईरज उठी और अपने लिए जामनी रंग का शीशों वाला सूट निकाला और साथ उसी रंग का परांदा निकाला। ईरज जब नीचे आई तो उसने खाने की मेज पर सबको देखा। फाखरा बेगम, सज्जाद गिलानी, शाहीना, आलिया, अम्मारा, रुबाब, अली शाह। वो ईरज को ऐसे कमरे से बाहर देखकर हैरान हुए थे। ऐ लड़की, सर पर दुपट्टा करो, जानती नहीं हो इद्दत में हो। उसने फाखरा बेगम की आवाज सुनी। मैं जानती हूँ, लेकिन लगता आप सब भूल गए कि शनावर शाह के बेटे को गए अभी चंद दिन ही हुए हैं और उन्हें यूं कैद कर दिया गया है। ईरज की इस तरह बेबाकी पर सब ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने किसी का कत्ल कर दिया हो। चाबियां किधर हैं? ईरज अब सज्जाद की तरफ बढ़ी थी। कौन सी चाबियां? सज्जाद ने सख्ती से कहा था। शनावर शाह के कमरे की चाबियां। ईरज ने सज्जाद के आगे हाथ किया। वो अपना खाना वहीं छोड़कर उठा। क्या बकवास है? सज्जाद एकदम धाड़ा था। ईरज ने बेसाख्ता हाथ अपना कान पर रखा। सज्जाद गिलानी, क्या है ना, ये सब तुम्हारी गुलाम हो सकती हैं। ईरज ने वहां बैठी हर औरत की तरफ इशारा किया। मैं नहीं, मैं शोमेज गिलानी की बीवी हूं, सुना? उसने अपने ऊपर हाथ रखते हुए कहा। ईरज ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। तुम? सज्जाद कुछ बोलता उससे पहले ही ईरज दोबारा बोल पड़ी। चाबियां दो, मैं अपने ससुर को खुद देखना चाहती हूँ। ईरज ने बात काटते हुए हाथ आगे बढ़ाया। नहीं दूंगा मैं चाबियां। मत दो,
बीना, मुझे वो कमरा खोल कर दो। बीना डरते डरते सज्जाद शाह को देखा जो ईरज की बदजुबानी पर उसे घूर रहा था। बीना, मुझे कमरा खोल कर दो। ईरज की आवाज अब मजीद हुक्माना थी। उसका ये लहजा सभी देकर हैरान रह गए थे। लड़की, अपनी औकात में रहो। अपनी औकात के मुताबिक ही बात कर रही हूं दादी जान। ईरज ने दादी जान पर जोर देते हुए कहा। तुम मेरी दादी से ऐसे बात नहीं कर सकती, सज्जाद ने अब कहा था। मैं गलत अंदाज में बात की ही कब है सज्जाद शाह, और आप मुझे मजबूर मत करें कि मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़े कमरा खुलवाने के लिए। ईरज की पुलिस की धमकी शायद उन पर काम ना करती, लेकिन वो जानते थे हुसैन शहजाद उसके साथ खड़ा है। जाओ सज्जाद, इसे कमरा खोल कर दो, अली शाह ने अब नागवारी से कहा था। आलिया तो हैरान ही रह गई थी। सज्जाद ने उसे कमरा खोल कर दिया था। ईरज इस कमरे की हालत देखकर ही हैरान रह चुकी थी। हर चीज बिखरी पड़ी थी, लेकिन उसे वहां शनावर शाह का गरूर बिखरा हुआ नजर आ रहा था। कहीं उसे शनावर शाह की अना मिट्टी में मिली हुई नजर आ रही थी। ईरज आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती बेड के दूसरी पार तक गई थी जहां वो नीचे बैठे थे। ज़हनी तवाज़न उसे अब समझ आया था। उन्होंने नजरें उठाकर ईरज को देखा। क्या ये वही बारोब शख्सियत थी जिसकी मर्जी के बगैर हवेली का पत्ता तक नहीं हिलता था, और आज वो हवेली में कैद होकर रह गया था? ये था उस शख्स के अरूज से जवाल तक का सफर। ईरज बेख्तियार शनावर शाह को देखकर रो पड़ी थी। क्या मेरा बेटा आ गया है? क्या मेरा शहजादा बेटा आ गया है? वो तुम्हारे साथ गया था ना? वो उठे थे, लेकिन उन्हें रस्सियों के साथ बांधा गया था। ईरज ने आगे बढ़कर वो सारी रस्सियां खोली। वहां सब लोग आ चुके थे। तुम्हारे साथ था ना वो? उसे बताओ ना, उसका बाप उससे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत ज्यादा। ईरज अब झुककर उनके पास बैठ गई थी। जी जी, सब बताएंगे उसे। ईरज अब रोने लग चुकी थी। वो सोचता कि मैं उसकी परवाह नहीं करता, लेकिन मैं उसके अलावा किसी का नहीं सोचता। ईरज की नजर उनके अंगूठे पर गई थी जहां स्याही का निशान लगा था। ईरज खड़ी हुई, वो भी उसके पीछे खड़े हो गए। ये मुझे मारता है। वो ईरज के पीछे सहमे से खड़े हो गए थे और सज्जाद की तरफ इशारा कर रहे थे। ईरज ने आंखें बंद करके खुद पर जब्त रखना चाहा। आज के बाद इनके साथ ऐसा सलूक हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मैं इनको अपने साथ लाहौर लेकर जा रही हूँ इनका इलाज करवाने। ईरज ने तंबीह करते हुए कहा। तुम ताया जान को कहीं नहीं ले जा सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ सज्जाद गिलानी, और मैं ऐसा करूंगी। ईरज ने सज्जाद की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। शाहीना अलबत्ता जरूर हैरान हुई थी। कल तक जो इद्दत पूरी करना चाहती थी, अब उसे एकदम से क्या हो गया था? तुम्हारी तो इद्दत है, शाहीना बोली। इंसानियत से बढ़कर नहीं है मेरी इद्दत। आप इनका हाल तो देखें। और सज्जाद, तुम मुझे इनके आसपास नजर भी मत आना। ईरज को सज्जाद पर गुस्सा तो शोमेज पर हमला करवाने का भी बहुत, और अब तो हद हो गई थी। ठीक है, अगर वो ले जाना चाहती भाईजान को तो ले जाए, हमें कोई एतराज नहीं। उनके नाम की सारी जायदाद तो हमने अपने नाम कर ली। सज्जाद और अली दोनों अली शाह के कमरे में थे जहां अम्मारा भी खड़ी थी, लेकिन उनके दरमियान बोल नहीं रही थी। नहीं, मैं उसे अब यहां से जाने नहीं दे सकता। सज्जाद ने नफी में सर हिलाया। किसे? उन्हें लगा था कि सज्जाद के सर से उस लड़की का भूत उतर गया होगा, लेकिन वो गलत थे। ईरज को, और उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगा। सज्जाद, तुम इस सवारा लड़की का ख्याल अपने जहन से निकाल दो और अपनी बीवी पर ध्यान दो। अली शाह गुस्से में बोलते बाहर निकल गए थे। सज्जाद के चेहरे का रंग बदल चुका था, बिल्कुल सुर्ख हो चुका था। मैं किसी भी हद तक जाऊंगा, बता दें आप सबको, उसने अपनी मां पर चीखते हुए कहा था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सब्सक्राइब बटन को अभी तोड़ दें, लाइक बटन भी तोड़ दें। मिलते हैं इसके बाद लास्ट एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।